हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIS 183 यानी भारत में शिल्प बोध और परंपराएं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं। असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजिली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसको आपने हमारी क्लासेस के साथ कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BHIS 183 यानी भारत में शिल्प बोध और परंपराएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रश्न ये कहता है कि स्वराज प्राप्ति के लिए हथियार के रूप में शिल्प की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। यानी हमें ये बताना है स्वराज की प्राप्ति के लिए किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने शिल्प की जो उपयोगिता है, शिल्प को एक हथियार के रूप में किस तरीके से उन्होंने उपयोग किया था। तो यहाँ पे भारत के स्वतंत्र आंदोलन में जो शिल्प जो है वो केवल आपका रोजगार का साधन नहीं था, बल्कि ये स्वराज यानी आपका आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक प्रभावी हथियार बना। विशेष रूप से अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो इन्होंने यहाँ पे शिल्प, चरखा और खादी को विशेष महत्व दिया। यानी विदेशी शासन के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष का जो माध्यम है इसे बनाया। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जब भारत के लोग अपने हाथों से जो वस्तुएं हैं उन्हें बनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे बहिष्कार करेंगे, तब देश जो है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ पे मजबूत होगा। तो स्वराज की जो राह है आपकी वो भी आसान होगी। यानी इन्होंने क्या बताया कि स्वराज के अंदर कि जो आपका शिल्प उद्योग जो है, या हम कह सकते हैं शिल्प जो है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने शिल्प को केवल यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं माना। स्वराज के अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि स्वराज की प्राप्ति के लिए शिल्प को यहाँ पे हथियार माना। और महात्मा जी का ऐसा मानना था, महात्मा गांधी जी का, कि जो शिल्प है, जो चरखा है और ये जो खादी है, इन सबको इन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध एक संघर्ष का माध्यम माना। जब लोग अपने हाथों से यहाँ पे वस्तुएं बनाएंगे, ऐसा मानना है गांधी जी का कि जब लोग अपने हाथ से यहाँ पे वस्तुएं बनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे त्याग करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तभी जाके हमारा जो देश है वो आर्थिक और सामाजिक रूप से यहाँ पे मजबूत होगा। अब हम समझते हैं कि स्वराज के लिए जो शिल्प की उपयोगिता थी वो क्या थी। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आत्मनिर्भरता का विकास। यानी स्वराज के लिए जो शिल्प जो था वो आत्मनिर्भरता का विकास के माध्यम से सिद्ध हुआ। यानी शिल्प के माध्यम से लोगों ने यहाँ पे अपनी जरूरत की जो वस्तुएं हैं, यानी आवश्यक वस्तुएं जो है, ये खुद बनाना शुरू करा। इससे जो विदेशी सामान पर जो निर्भरता थी वो भी कम हुई और आत्मनिर्भर भारत की जो भावना है वो भी यहाँ पे मजबूत हुई। वही सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यानी गांधी जी ने यहाँ पे लोगों को विदेशी कपड़े, ठीक है, वस्तुएं, इन सब का बहिष्कार करने के लिए बोला कि गांधी जी ने लोगों से यहाँ पे विदेशी कपड़े और वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लोगों ने यहाँ पे खादी पहनना शुरू करा और स्थानीय शिल्प से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना शुरू करा। अब इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश उद्योग जो है उनको बहुत आर्थिक नुकसान हमें देखने को मिला। यानी विदेशी वस्तुओं का जब लोगों ने यहाँ पे त्याग करना शुरू करा और शिल्प से बनी हुई, स्थानीय शिल्प से बनी हुई वस्तुओं का यूज करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पे जो आपके ब्रिटिश उद्योग जो थे उनको एक बहुत आर्थिक नुकसान देखने को मिला। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि ग्रामीण रोजगार का साधन। यानी शिल्प ने यहाँ पे गांव में लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। चरखा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, टोकरी बनाना, बढ़ाईगिरी और हस्तकला जैसे जितने भी आपके कार्य थे, इनसे लोगों की जो इनकम है, यानी कि जो आय जो है वो भी बढ़ी और गरीबी कम करने में भी इससे सहायता मिली। यानी ग्रामीण रोजगार का साधन भी हमें देखने को मिला शिल्प में। यानी कि गांव के लोगों ने यहाँ पे क्या करा, उनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रोजगार प्राप्त हुए। शिल्प कला के माध्यम से लोगों ने यहाँ पे चरखा, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, टोकरी, ये सारी जितने भी आपकी हस्तकलाएं हैं, ये सारे कार्य करना शुरू करे, जिससे लोगों की जो आय है वो भी बढ़ी और गरीबी को भी कम करने में यहाँ पे सहायता मिली। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा मिला। यानी शिल्प आंदोलनों में सभी वर्ग, सभी जाति, महिलाओं ने भी भाग लिया। इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में समानता बढ़ी, सहयोग और राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो भी विकसित हुई। वही अगला पॉइंट कहता है कि स्वदेशी आंदोलन को मजबूती मिली। यानी अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्वदेशी आंदोलनों को यहाँ पे मजबूती मिली। यानी शिल्प से क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन का जो आधार है, शिल्प को यहाँ पे मुख्य आधार माना गया स्वदेशी आंदोलन का, और स्थानीय उत्पादों के उपयोग से ही भारतीय उद्योगों को यहाँ पे बढ़ावा मिला और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हुई।
वही आपका अगला पॉइंट कहता है कि आत्मसम्मान और विश्वास, यानी अपने हाथों से काम करने से लोगों का जो आत्मसम्मान है वो भी यहाँ पे बढ़ा। साथ ही उन्हें ये भी विश्वास हुआ कि वो अपने श्रम के बल पर देश को यहाँ पे मजबूत बना सकते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका कि शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग, यानी गांधी जी ने यहाँ पे आपका बुनियादी शिक्षा हमें बताई। ठीक है, गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा है वो क्या थी? नई तालीम, यानी इसमें आपका जो शिल्प कला है, या हम कह सकते हैं शिल्प को यहाँ पे शिक्षा का मुख्य आधार बनाया गया। इससे जो विद्यार्थियों में आपका श्रम का जो सम्मान है, जो कौशल है और जो आत्मनिर्भरता है, इसका भी विकास हमें देखने को मिला। अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझे तो देखो, चरखा स्वराज का सबसे बड़ा यहाँ पे प्रतीक बना। गांधी जी स्वयं प्रतिदिन चरखा चलाते थे, लोगों को यहाँ पे खादी पहनने के लिए प्रेरित करते थे। इससे जो देश भर में स्वदेशी और स्वतंत्रता की जो भावना है उसका भी यहाँ पे प्रसार हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा का भी ये जो महत्वपूर्ण भाग है वो भी हमें देखने को मिला। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि शिल्प ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन में एक शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य किया। इसने लोगों को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार को यहाँ पे सफल बनाया और रोजगार के अवसर बढ़ाए और राष्ट्रीय एकता को भी यहाँ पे मजबूत किया। इसलिए कहा जा सकता है कि जो शिल्प है वो केवल आपका आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि स्वराज प्राप्ति का एक प्रभावी साधन और स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण शक्ति भी माना गया है। यानी अगर हम इस पूरे प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो हमें क्या समझ में आता है इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, कि जो आपका भारत के अंदर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो शिल्प जो था ये एक शक्तिशाली हथियार के रूप में बनके इसने कार्य करा। यानी इसने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने में लोगों को मतलब एक सफलता दिलाई। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार कराया और रोजगार के अवसर भी यहाँ पे बढ़ाए और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाया। इसलिए हम कह सकते हैं जो शिल्प है वो केवल आपका आर्थिक गतिविधि से संबंधित नहीं है, बल्कि वो स्वराज प्राप्ति का भी एक साधन है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जो भूमिका है वो बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, क्या मनुष्य के लिए मशीनें आवश्यक है? वे किस संदर्भ में मनुष्य और प्रकृति के लिए हानिकारक हो जाती है, समझाइए। तो देखो, मशीनें जो है वो आधुनिक जीवन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जो भी हमारी खेती है, उद्योग है, शिक्षा है, चिकित्सा है, परिवहन है, संचार है, जैसे भी जितने भी हर क्षेत्र में हमें लगभग जो मशीनें हैं इनका उपयोग होता हुआ नजर आता है। तो मशीनें जो है वो मनुष्य का समय और श्रम दोनों ही बचाती है तथा कार्य को ये तेज और आसान बनाती है। इसलिए ये कहना सही होगा कि जो मशीनें हैं वो मनुष्य के लिए आवश्यक है, लेकिन जब उनका उपयोग बिना सोच विचार और आवश्यकता से अधिक यहाँ पे किया जाए, या हम कह सकते हैं उनका उपयोग जब बिना सोच विचार या आवश्यकता से अधिक या केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाए, तब मनुष्य और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक ये बन सकती है। तो देखो, मनुष्य के लिए जो मशीनें जो हैं जीवन का, अगर हम बात करें आधुनिक जीवन की हमारे, तो आधुनिक जीवन में जो मशीनें हैं वो मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आधुनिक जीवन में। ठीक है, आज जितने भी हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो आपका खेती का क्षेत्र हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो, संचार हो, लगभग हर क्षेत्र में हमें मशीनों का उपयोग देखने को मिलता है। और मशीनें जो है वो मनुष्य का समय भी बचाती है, यानी टाइम भी बचाती है, और मेहनत को भी बचाती है, यानी श्रम को भी बचाती है। अब इससे जो आपके जितने भी कार्य हैं, जितने भी काम है, वो भी आपके तेज बनते हैं, आसान बनते हैं। इसलिए ये कहना सही होगा कि जो मशीनें हैं वो मनुष्य के लिए जरूरी है, लेकिन जब हम इसका बिना सोच विचार करें और अधिक से या केवल अधिक आवश्यकता के अनुसार ही इसका उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, या केवल सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से इसका उपयोग करें, तो तब ये मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए ही ये हानिकारक बन सकती है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मनुष्य के लिए मशीनों की आवश्यकता क्या है। तो मशीनों की जो आवश्यकता है वो अलग अलग कारणों से हो सकती है। कौन कौन से कारण है, चलिए इसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला जो कारण है आपका वो क्या है कि श्रम और बचत, समय और बचत। ठीक है, या हम कह सकते हैं समय और श्रम की बचत जो है, इसकी वजह से जो मशीनों का उपयोग है वो किया जाता है। यानी मशीनें जो है आपके कठिन से कठिन कार्य को कम समय में पूरा कर देती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि उत्पाद में वृद्धि, यानी जितने भी आपके उद्योग है, ठीक है, कृषि है, इन सब में मशीनों से अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है आपकी होती है मशीनों के द्वारा, और जीवन को सुविधाजनक बनाया जाता है। यानी जितना भी आपका अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे घर है, अस्पताल है, विद्यालय है, कार्यालय है, इन सब में मशीनों से जितने भी आपके कार्य जो होते हैं उनको सरल बनाया जाता है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि चिकित्सा में सहायता, यानी आधुनिक मशीनों से जितने भी आपके रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उन सबकी एक सही जांच यहाँ पे की जाती है और उपचार भी जो आपका संभव यहाँ पे बनाया जाता है।
वही अगला पॉइंट है संचार और परिवहन, यानी मोबाइल, कंप्यूटर, ट्रेन, हवाई जहाज जैसी जितनी भी जो मशीनें हैं, इन सब ने दुनिया को एक दूसरे के करीब लेकर आ चुकी है। तो यहाँ पे संचार और परिवहन में भी हमें जो इनका महत्व है मशीनों का वो देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें मशीनें कब मनुष्य के लिए हानिकारक बन सकती है, यानी कि कब जो मशीनें जो है आपकी वो आपके लिए हानिकारक बन सकती है, तो यहाँ पे यदि अगर मशीनों का उपयोग हम संतुलित रूप से या आवश्यक सीमा में ना करें तो इससे कई सारी समस्या हो सकती है। जैसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि बेरोजगारी बढ़ सकती है, क्योंकि मशीनें कई लोगों का यहाँ पे काम अकेले कर सकती है। यानी अगर हम ज्यादा से ज्यादा मशीनों का यूज करेंगे उद्योगों में, ठीक है, फैक्ट्रियों में, तो इससे जो आपकी बेरोजगारी है वो भी बढ़ सकती है, ठीक है, जिससे जिससे कि जो कार्य जो है वो आपका कम हो सकता है, लेकिन जो बेरोजगारी है वो बढ़ सकती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि शारीरिक गतिविधियां कम होना, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर हम मशीनों को लगाते हैं तो उससे आपको मोटापा, मधुमेह और अन्य बीमारियां जैसे बढ़ने को नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि शारीरिक गतिविधि इसमें हमारी कम हो रही है, यानी भाग दौड़, चलना फिरना, ये सब हम कम करते हैं, शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, तो इससे हमारा जो मोटापा है, जो आपका डायबिटीज है और जो अन्य बीमारी जो है वो बढ़ सकती है। वही अगला पॉइंट कहता है कि मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता, यानी ज्यादा से ज्यादा आजकल हम क्या है मशीनों पे ही डिपेंड है, यानी निर्भर है। इससे क्या होता है कि मनुष्य की जो मेहनत है, जो कौशल है, जो रचनात्मकता है वो भी कम हो जाती है। यानी हमारी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, स्किल्स है या जो हमारी क्रिएटिविटी है, ये भी हमें कम देखने को मिलती है अगर हम ज्यादातर मशीनों पे ही निर्भर रहते हैं तो। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि मानवीय संबंधों से दूरी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा तो समय जो है वो मशीनों और स्क्रीन के साथ यहाँ पे बिताते हैं। यानी जितने भी हमारे मानवीय संबंध जो है, यानी लोग जो है वो आपस में यहाँ पे बातचीत के लिए हम देखते हैं कि बहुत कम देखने को मिलती है। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो अधिक समय में आपकी जो मशीन है, स्क्रीन है, इसके ऊपर ही वो क्या करते हैं, अपना टाइम बिताते हैं। वही अगला पॉइंट कहता है कि मानसिक तनाव और तकनीकी लत भी एक बड़ी समस्या यहाँ पे बन जाती है। यानी ज्यादातर अधिक से अधिक समय अगर हम मशीनों पर और स्क्रीन के साथ बिताते हैं तो उससे हमारा जो स्ट्रेस जो है वो भी बढ़ता है और साथ में हमारा जो तकनीकी लत जो है वो भी हमें बढ़ जाती है, ठीक है। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि मशीनें जो है वो प्रकृति के लिए कब हानिकारक बन जाती है। अगर हम प्रकृति की नजरों से देखें, यानी कि प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मशीनें कब उनके लिए हानिकारक बन जाती है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी आपके कारखाने हैं और जो वाहन है, इनसे निकलने वाले धुएं की वजह से जो आपका वायु प्रदूषण है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से जो आपकी प्रकृति है, प्रकृति के लिए मशीनें हानिकारक यहाँ पे बन जाती है। वही मशीनों के कारण जो आपकी ऊर्जा है और जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। वनों की कटाई यानी जंगलों को काटना, खनन बढ़ाने से भी आपका जो पूरा पर्यावरण का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो भी बिगड़ जाता है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी हैं आपके, जिसको हम ई कचरा भी बोलते हैं, ठीक है, ई कचरा भी यहाँ पे बढ़ सकता है, जो कि मिट्टी और जल दोनों को ही वो प्रदूषित कर सकता है। वही अगला पॉइंट कहता है कि कार्बन उत्सर्जन बढ़ने से जलवायु परिवर्तन जो है और जो वैश्विक ताप जो है इसमें भी वृद्धि होती हमें नजर आती है। यानी जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो क्लाइमेट चेंज जो है, यानी जलवायु परिवर्तन जो है और जो वैश्विक ताप जो है, इसके अंदर भी हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो मशीनें होती है ना, वो प्रकृति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। वही अगर हम बात करें संतुलित उपयोग की आवश्यकता क्यों है, यानी मशीनों प्रकृति के लिए और मनुष्य के लिए जो संतुलित उपयोग है मशीनों का, वो क्यों जरूरी है। तो देखो, मशीनों का जो उपयोग है वो मानव कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। ऊर्जा की जो बचत है, ऊर्जा की बचत करने वाली जो मशीनें हैं, इनका उपयोग होना चाहिए। प्रदूषण कम करना चाहिए और जो पुनः चक्रण जो है, यानी रिसाइकलिंग जो है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। और मशीनों के साथ जो मानव श्रम जो है, यानी कि मानव की जो मेहनत है, मनुष्य की जो मेहनत है, उसको हमें महत्व देना चाहिए। तभी जो विकास और पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में हम एक संतुलन बना सकते हैं, यानी एक बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे इस प्रश्न को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है, निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि जो मशीनें हैं ना, वो मनुष्य की प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आज के जीवन में उनकी जो आवश्यकता है, आवश्यकता से इनकार यहाँ पे नहीं किया जा सकता कि हमें मशीनों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता है। लेकिन जब उनका उपयोग हम अंधाधुंध करते हैं, यानी अधिक से अधिक मात्रा में करते हैं, असंतुलित रूप से करते हैं, तो इससे जो प्रकृति की जो अगर हम प्रकृति की अनदेखी करके इनका उपयोग करते हैं, तब मनुष्य के स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण, इन तीनों के लिए हानिकारक बन जाती है। तो इसलिए मशीनों का जो उपयोग है, हमें इस्तेमाल करते समय, मशीनों का या उपयोग करते समय संतुलित, जिम्मेदार और पर्यावरण अनुकूलन उपयोग ही इसका होना चाहिए। तभी मानव और प्रकृति दोनों के हित में ही ये जो है हमें देखने को मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न जो है आपका वो ये कहता है कि भारत में जो आपका हस्तशिल्प जो है, हस्तशिल्प क्षेत्र जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए जितने भी आपकी सरकारी पहलें हैं वो कौन कौन सी है। तो भारत का जो हस्तशिल्प क्षेत्र है देश की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और कला का यहाँ पे प्रतीक है। ये क्षेत्र लाखों कारीगरों को यहाँ पे रोजगार प्रदान करता है, विशेष रूप से जो आपके ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसको यहाँ पे हस्तशिल्प उत्पादकों की जो देश और विदेश में जो आपकी अच्छी मांग है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसलिए भारत सरकार समय समय पर अनेक आपकी योजनाएं बनाती है, कुछ ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र को यहाँ पे बढ़ावा देती है ताकि कारीगर की जो आय है यानी उसकी जो इनकम है वो भी बढ़े और कला भी आपकी सुरक्षित रहे। तो भारतीय हस्तशिल्प का जो वैश्विक स्तर है, इस पे वैश्विक स्तर पर हमें इसका जो विस्तार है वो होता हुआ नजर आता है। यानी भारत के अंदर हमें ये बताना है कि जो आपकी हस्तशिल्प जो है, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम बनाए गए या कौन कौन सी ऐसी पहले बनाई गई है। तो देखो भारत के अंदर जो आपका हस्तशिल्प है ना, ये देश की पूरी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और कला का ही प्रतीक है। यानी इस क्षेत्र में जितने भी आपके लोग हैं, ये लाखों लोगों को यहाँ पे क्या करता है, रोजगार प्रदान कराता है हस्तशिल्प। और साथ में ये विशेष रूप से अगर हम देखें तो ज्यादातर हमें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वहां पे हमें ये देखने को मिलता है। यानी हस्तशिल्प जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी से यानी उसके उत्पाद से क्या होता है कि देश और विदेश में इसकी मांग जो है वो बढ़ती है। और भारत सरकार जो है समय समय पर इससे संबंधित कई ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम निकालती है जो इस क्षेत्र को बढ़ावा देती है ताकि जितने भी आपके कारीगर हैं उनकी जो आय है वो बढ़ सके और आपकी कला भी सुरक्षित रहे। वहीं अगर हम बात करें भारत की हस्तशिल्प का, तो यहाँ पे वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है, तो वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की, हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली प्रमुख सरकारी पहलें कौन सी है। तो पहली पहल कौन सी है आपकी कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम। अब इस योजना का क्या उद्देश्य था कि जितने भी आपके हस्तशिल्प कारीगर है उनको यहाँ पे प्रशिक्षण देना, यानी कि आपकी ट्रेनिंग देना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, बेहतर उपकरण डिजाइन विकास और विपणन की जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना। इसके माध्यम से जो कारीगरों की जो उत्पादन क्षमता है और जो आय है इसमें भी वृद्धि हमें होती हुई नजर आती है। यानी राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम से जितने भी आपके कारीगर हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना यहाँ पे सिखाया जाता है, डिजाइन का विकास करना, विपणन करना, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। और इनके माध्यम से ही जो कारीगर है उनका जो उत्पादन क्षमता जो है और जो उनकी आय है उसमें भी वृद्धि होती हुई हमें नजर आती है। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि हस्तशिल्प विपणन सहायता योजना, यानी सरकार जो है वो कारीगरों को यहाँ पे देश और विदेश में आयोजित जितने भी आपके मेले हैं, ठीक है, जितने भी आपके प्रदर्शनियां हैं और व्यापारिक कार्यक्रम है, इसमें भाग लेने के यहाँ पे अवसर देती है। इससे जो उनके उत्पादक है, ठीक है, इससे जो उनके उत्पाद है उसकी जो बिक्री है वो भी बढ़ती है और नए ग्राहक यहाँ पे मिलते हैं। यानी देश और विदेश में हमारे जितने भी यहाँ पे मेले लगते हैं, ठीक है, उसमें जो भी अलग अलग जो कारीगर होते हैं वो अपनी हस्तशिल्प कलाओं को यहाँ पे क्या करते हैं, उन कार्यक्रमों में प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। और यहाँ पे सरकार जो है जितने भी आपके व्यापारिक कार्यक्रम होते हैं, आयोजित मेले होते हैं, उनमें उनको भाग लेने का कारीगरों को भाग लेने का यहाँ पे अवसर देती है, जिससे जो उनका उत्पाद है, ठीक है, वो बढ़े और नए ग्राहक उन्हें यहाँ पे मिले। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, यानी इस योजना के अंतर्गत जो कारीगर है वो यहाँ पे अपना एक ग्रुप बनाकर यहाँ पे प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। इससे आपके जितने भी छोटे कारीगर है वो भी आत्मनिर्भर यहाँ पे बनते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि डिजाइन एवं तकनीकी उन्नयन योजना, यानी सरकार जो है वो कारीगरों को यहाँ पे नए डिजाइन, आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता सुधार का यहाँ पे प्रशिक्षण देती है। इससे जो भारतीय हस्तशिल्प जो उत्पाद है वो आपका अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी जो मांग है उसके अनुसार यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन और तकनीकी का भी जो योजना है वो बनाई जाती है। वही अगला पॉइंट आपका क्या कहता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना के माध्यम से जितने भी आपके पारंपरिक जो कारीगर हैं या हम कह सकते हैं जो शिल्पकार जो है उनको यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए आर्थिक जो सहायता है वो दी जाती है, आसानी से यहाँ पे ऋण दिया जाता है यानी लोन दिया जाता है और साथ में डिजिटल लेन देन की जो सुविधा है वो भी इसमें प्राप्त की जाती है। तो इससे जो उनकी आय जो होती है और जो रोजगार के अवसर होते हैं वो भी हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। वही बात करें अगले पॉइंट की, यानी आपका ई कॉमर्स और डिजिटल विपणन को यहाँ पे बढ़ावा मिलना, यानी सरकार जो है वो कारीगरों को यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन बाजार से जुड़ने का यहाँ पे प्रयास कर रही है। इससे वे अपने उत्पाद जो है वो सीधे
सीधे ग्राहकों तक यहाँ पे पहुंचा सकते हैं और उन्हें उचित मूल्य यहाँ पे प्रदान करा सकते हैं। साथ ही साथ आपका अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि जीआई टैग का प्रोत्साहन। जीआई टैग का प्रोत्साहन यहाँ पे क्या कहता है कि सरकार जो है वो विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद को यहाँ पे जीआई टैग दिलाने में सहायता करता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी उत्पादनों की जो पहचान है वो सुरक्षित रहती है और साथ में जो नकली उत्पादक है उस पर भी रोक लगती है। यानी जीआई टैग को भी प्रोत्साहन देते हैं। सरकार क्या करता है, जितने भी आपकी पारंपरिक जो हस्तशिल्प उत्पादन है उसको यहाँ पे जीआई टैग दिलाने में मदद करता है। इससे जो आपकी उत्पादन है उसकी पहचान बनती है, पहचान सुरक्षित रहती है और जो नकली उत्पादन जो है इस पे भी रोक हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें सरकारी पहलों के लाभ, तो यहाँ पे ये क्या कहता है पॉइंट कि जितनी भी सरकार के द्वारा पहले चलाई जाती हैं उनके क्या लाभ होते हैं। तो देखो, कारीगरों को यहाँ पे रोजगार और उनकी जो आय है उसमें भी वृद्धि होती नजर आती है। पारंपरिक कला और संस्कृति का संरक्षण हमें देखने को मिलता है। महिलाओं और ग्रामीण कारीगरों को यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाने का भी अवसर मिलता है। साथ ही साथ आपकी जितनी भी भारतीय हस्तशिल्प है इसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक पहचान मिलती है, निर्यात में वृद्धि होती है और देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था जो है इसको भी एक लाभ यहाँ पे मिलता है। वही आपकी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी आधुनिक तकनीकें हैं, नए डिजाइन है, इससे नए नए आपके जो उत्पाद है उसको बढ़ाने में और उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी सहायता मिलती है। तो वही अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी आपकी अलग अलग योजनाएं हैं हस्तशिल्प के क्षेत्र में, ये विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इन पहलों से जो आपके कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार के जो अवसर जो है वो भी उपलब्ध हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी जो आजीविका है वो भी मजबूत हो रही है, बल्कि भारत की जो समृद्ध संस्कृति विरासत है इसको भी ये सुरक्षित रहती है। तो यदि ये सारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो हस्तशिल्प का जो क्षेत्र है वो भविष्य में भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण और एक अधिक जो आधार है वो बना जा सकता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स ये भी आपका प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें हस्तशिल्प का योगदान किस तरीके से रहा था। तो इसको समझते हैं। तो देखो, भारत में हस्तशिल्प की जो परंपरा है बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसके मुख्य रूप में हमें जो जितने भी आपकी कृषि है और जो कुटीर उद्योग है इस पे आधारित थी। हस्तशिल्प उद्योग की बात करें तो हस्तशिल्प उद्योग लाखों लोगों की यहाँ पे आजीविका का साधन बने थे। ठीक है, ये केवल आपका रोजगार का स्रोत नहीं था बल्कि भारत की जो संस्कृति है, कला है, परंपरा है, इसका भी यहाँ पे प्रतीक माना गया। हालांकि अंग्रेजी शासन जो था इसके दौरान इस उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा, फिर भी स्वतंत्रता के समय इसका आर्थिक और सामाजिक महत्व जो था वो बना रहा। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि रोजगार का प्रमुख स्रोत यानी हस्तशिल्प उद्योग जो है वो ग्रामीण और छोटे शहरों में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना इनको यहाँ पे रोजगार प्रदान करता था। बुनकर, कुम्हार, बढ़ाई, लोहार, सुनार और कढ़ाई जैसे जितने भी अलग अलग आपके जो कारीगर हैं, ठीक है, ये सब अपने परिवार के साथ मिलकर यहाँ पे हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करते थे, उन्हें बनाते थे। इससे जो बेरोजगारी थी वो आपकी वो भी कम होती हमें नजर आई, यानी रोजगार के प्रमुख स्रोत यहाँ पे इससे बढ़े। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, यानी अधिकांश जो आपका हस्तशिल्प का उद्योग है वो गांव में चलते थे, यानी ज्यादातर आपके हस्तशिल्प से संबंधित जो जितने भी उद्योग है वो ज्यादातर हमें गांव में देखने को मिलते थे। इससे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी आय के जो अवसर है वो भी बढ़ते थे और लोगों को यहाँ पे खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय जो है वो भी प्राप्त होती थी। ये पूरा आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक हमें देखने को मिला। वहीं अगला पॉइंट कहता है कि विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में योगदान की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले और उसके समय भारतीय हस्तशिल्प वस्तुएं जो है जैसे आपका रेशमी कपड़े हैं, सूती वस्त्र है, कालीन है, लकड़ी की जो नक्काशी है, धातु कला है, आभूषण विदेशों में सबसे ज्यादा आपके फेमस थे। ठीक है, तो इन वस्तुओं के निर्यात से जो देश की विदेशी मुद्रा है, देश को यहाँ पे विदेशी मुद्रा भी यहाँ पे प्राप्त होती थी। तो इसी तरीके से आपका विदेशी व्यापार में इसने योगदान दिया। वही बात करें अगले पॉइंट की तो कम पूंजी में अधिक उत्पादन, यानी हस्तशिल्प उद्योग शुरू करने के लिए आपकी अधिक मशीनें या बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती थी। कम पूंजी, स्थानीय कच्चे माल और आपका जो पारंपरिक कौशल जो है इसी के आधार पर इसका उत्पादन किया जाता था। इसलिए आपके जितने भी छोटे कारीगर है इसके लिए ये उपयुक्त उद्योग यहाँ पे माना जाता था। वही अगला पॉइंट कहता है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण, यानी हस्तशिल्प के द्वारा हम किस तरीके से भारतीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण कर रहे हैं। तो हस्तशिल्प केवल आपका यहाँ पे
आर्थिक गतिविधि नहीं था, बल्कि ये भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उसका भी हिस्सा था। विभिन्न राज्यों की जो कला है, शिल्प परंपराएं हैं, जैसे आपकी कढ़ाई है, बुनाई है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी की जो नक्काशी है, ये सब देश की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का भी कार्य करती है। वहीं अगला पॉइंट आपका कहता है कि महिला और परिवारों की भागीदारी इसमें क्या थी। तो देखो, हस्तशिल्प उद्योग में ना ज्यादातर महिलाओं की जो भूमिका है वो हमें देखने को मिली। वो अपना घर पे रहकर जितना भी आपका बुनाई है, कढ़ाई है, सिलाई है, ये सारे कार्य वो करती थी। इससे परिवार की आय भी बढ़ती थी, इनकम भी बढ़ती थी, साथ में आपका महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनने का यहाँ पे अवसर मिलता था। तो इस तरीके से महिलाओं और परिवारों की जो भागीदारी थी वो हमें देखने को मिली। वहीं आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग, यानी हस्तशिल्प उद्योग में आपका मिट्टी, लकड़ी, बांस, कपड़ा, ऊन, रेशम, जितनी भी आपकी धातुएं थी ना, वो स्थानीय संसाधनों का उसमें उपयोग किया जाता था। इससे जो आपका उत्पादन है उसकी लागत भी कम रहती थी और स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी यहाँ पे सही ढंग से होता था। वहीं अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो ये क्या कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें आपका हस्तशिल्प उद्योग का योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इसने आपके रोजगार को भी बढ़ाया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, विदेशी व्यापार को यहाँ पे प्रोत्साहित करा और भारतीय संस्कृति को यहाँ पे सुरक्षित रखा। यद्यपि आपका जो उपनिवेशिक शासन है इसके कारण इन क्षेत्रों को यहाँ पे भारी नुकसान हुआ, फिर भी हस्तशिल्प भारतीय अर्थव्यवस्था का ये एक महत्वपूर्ण नींव बना और आज भी हस्तशिल्प उद्योग जो है वो आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी इस प्रश्न के निष्कर्ष से हमें क्या समझ में आया कि स्वतंत्रता के समय जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आपका जो हस्तशिल्प उद्योग है इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इनसे आपके रोजगार के अवसर भी बढ़े, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया गया और विदेशी व्यापार को भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिला। साथ में जितनी भी आपकी भारतीय संस्कृति है उसको भी सुरक्षित रखा गया और औपनिवेशिक शासन के कारण इस क्षेत्र में आपको ज्यादा से ज्यादा भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी हस्तशिल्प जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण जो नींव है वो यहाँ पे बना। तो आज भी हस्तशिल्प उद्योग जो है वो आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभा रहा है।